Hello students, welcome to our YouTube channel त्रिपाठी भैया। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 8। ठीक है, लिखा है पहली एंड वुजो वेंट्स टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। यानी कि पहली और वुजो जो है वो अपने अंकल्स हाउस यानी कि अपने चाचा जी के घर जाते हैं समर वैकेशंस के दौरान। देयर अंकल्स इज अ फार्मर, और वो जो उनके अंकल जी है वो किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, सॉवेल, प्लग इटीसी इन द फील्ड। और एक दिन अचानक वो देखते हैं कि उनके जो चाचा जी हैं वो कुछ टूल्स लेके, जैसे खुरपी हो गया, सिकल हो गया, जिसको आप लोग हिंदी में हसुआ बोलते हो, सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनको फील्ड में नजर आते हैं। बूजो का क्वेश्चन होता है या फिर सोचता है, आई वांट्स टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। वो जानने की कोशिश करता है या फिर जानना चाहता है कि बेसिकली इन सारे टूल्स का क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे लिखा है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जैसा कि आप जानते हो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। क्या आपको याद है? तो मैंने आपको पीछे बता रखा होगा या फिर आपने भी कहीं पढ़ रखा होगा कि बेसिकली प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। और एनिमल्स जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को भोजन कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली एनिमल्स को भोजन प्लांट से मिलता है। आगे लिखा है बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन पहला क्वेश्चन है कि बेसिकली हम लोग फूड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions। जैसा कि आपको पता है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जिनमें बहुत सारे बॉडी फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डाइजेशंस के लिए, रेस्पिरेशंस के लिए, एक्सक्रिएशंस के लिए। इन सारे प्रोसेस के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। यानी कि हमें प्लांट से भी फूड मिलता है और एनिमल से भी फूड मिलता है। वो डिपेंड्स करता है कि वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक है या वो ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉपिक है या ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक है। ठीक है, आगे लिखा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब वूजो का क्वेश्चन है कि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, तो इतने बड़े लार्ज स्केल पे फूड प्रोडक्शंस करने के लिए हमारे कंट्री में क्या प्लान होता है या फिर हमारे कंट्री में कैसे इतने लार्ज स्केल्स पे फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट्स लिखा है। पहली का क्वेश्चन है फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि इस चीज से लिए भोजन जो है वो लार्ज स्केल्स पे तैयार किया जाता है हमारे कंट्रीज में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। यानी कि अगर हमें फूड को प्रोवाइड कराना है लार्ज पॉपुलेशन के लिए, यानी कि बड़ी जनसंख्या के लिए, अगर हमें भोजन तैयार करने हैं तो हमारे पास हमेशा प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। साथ में हम उस प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करें और जिस जिसको आवश्यकता हो या फिर जहां जहां पे फूड की आवश्यकता हो वहां तक हम उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का। अब यहाँ पे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। लिखा है टिल 10,000 BC पीपुल्स बेयर नोमैडिक। यानी कि इससे पहले 10,000 साल पहले अगर आप चले जाइए तो लोगों के पास खेती करने का किसी तरह का नॉलेज नहीं था। दे वे आर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो झुंड बना के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे भोजन की तलाश में, और शेल्टर का मतलब होता है अपनी जगह की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो बेसिकली क्या खाते थे? तो फ्रूट्स को खाते थे, वेजिटेबल्स को खाते थे, बाद में एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया भोजन के लिए। लेटर बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में वो उन्होंने कल्टीवेटेड लैंड्स यानी कि जो खाली जगह थी वहां पे खेती करना स्टार्ट किया। पहली बार उन्होंने राइस का प्रोडक्शन किया,
उसके बाद वीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन किया और भी डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया, और यहाँ से हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर यानी कि खेती की धीरे धीरे शुरुआत हो गई। इसके बाद पॉइंट्स लिखा है वेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, यानी कि एक ही जैसे प्लांट को अगर एक जगह पर हम कल्टीवेटेड करते हैं, मतलब एक ही जैसे प्लांट्स को लार्ज स्केल पे लगाते हैं और किसी एक ही फील्ड पे लगाते हैं, जैसे ये आपका फील्ड हो गया और इस फील्ड में आप जो क्रॉप लगा रहे हो वो एक ही जैसा है और आप लार्ज स्केल पे लगा रहे हो, तो इस चीज को हम लोग बेसिकली क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम बोलते हैं कि बेसिकली व्हीट का क्रॉप है यानी गेहूं की फसल है, तो उस पूरे एरियाज में, इस पूरी जगह पे बेसिकली किस चीज का क्रॉप प्रोडक्शन होगा, तो बेसिकली व्हीट का होगा। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आप जानते हैं कि क्रॉप जो है उसमें अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। जिस सीजन में ये ग्रो करते हैं उनके बेसिस पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। हमारे पास आज जो है थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी जैसी नॉलेज आ गई है, तो हम चीजों को स्टोर अप भी कर लेते हैं और हमारे पास 12 मंथ टोमेटो, 12 मंथ कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन बेसिकली ये सीजन वाइज होता है और सीजन वाइज इनका क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one regions to another. हमारा जो देश है भारत, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है, यानी कि खेती पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर्स के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप। यहाँ पे बहुत तरह के क्रॉप्स होते हैं, ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उसे ग्रोन किया जाता है, उपजाया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे पास दो तरह के क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उनमें से जो पहला क्रॉप है वो है खरीफ क्रॉप और जो दूसरा क्रॉप है वो है रबी क्रॉप्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे खरीफ क्रॉप की और फिर बात करेंगे रबी क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स में लिखा है द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स को रेनी सीजन में उपजाया जाता है उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये बेसिकली जो भारत में जो रेनी सीजन आता है वो जून से सितंबर, यानी कि जून से सितंबर के मंथ को बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं रेनी सीजन में। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग पैडी की खेती करते हैं, पैडी का मतलब धान, मेज की खेती करते हैं, मक्का, सोयाबीन्स की खेती करते हैं, ग्राउंडनट्स की खेती करते हैं, और बहुत ज्यादा एरियाज में जैसे जहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा होता है तो उस एरियाज में हम लोग कॉटन्स वगैरह के भी खेती करते हैं। तो ये बेसिकली खरीफ क्रॉप्स हैं जिनको जून से सितंबर के मंथ तक में सोन किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा क्रॉप है वो है आपका रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी कि जो जाड़े के समय में जिस तरह के क्रॉप्स को ग्रोन किए जाते हैं अक्टूबर से मार्च तक के महीने में, उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मेंशन है। जैसे गेहूं की फसल हो गया वीट, ग्राम चना की फसल हो गया पी, मटर की फसल हो गया मस्टार्ड एंड लाइन सीड। इस तरह के बहुत ज्यादा जो बेसिकली क्रॉप हो गए उसको ग्रो किया जाता है अक्टूबर से मार्च के महीने में, और इनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद का पॉइंट जो लिखा है वो देखते हैं। लिखा है बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेसेस, यानी कि गर्मियों के समय में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बेसिकली पल्सेस यानी कि दाल वगैरह की खेती की जाती है। तो ये बेसिकली आपको समर सीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमने एनसीईआरटी से कवर किया। अब थोड़ी सी स्लाइड देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है क्रॉप के बेसिस पे, वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। यानी कि प्लांट्स को हम लोग बड़े पैमाने पर अगर लगाते हैं और एक ही जैसे प्लांट्स को लगाते हैं तो उन्हें क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट का मतलब हो गया कि प्लांट्स जो है वो बेसिकली पूरे फील्ड में वीट के फैले हुए हैं। तो ये आपको स्लाइड है, यहाँ से थोड़ी सी जानकारी और अच्छे से आपको मिलेगी। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो,
तो इस डायग्राम में बेसिकली ये जो फील्ड है ये पूरी तरीके से क्रॉप का फील्ड है, और यहाँ पे जितनी ज्यादा मात्रा में जो क्रॉप लगाई है ये एट अ सेम टाइप, यानी एक ही जैसे हैं, इसीलिए इनको क्रॉप कहा जा रहा है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हमने देखा दो तरह के बेसिकली क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, और उनके एग्जांपल्स हमने देखा। तो अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी रेनी सीजन में जो क्रॉप्स को उपजाया जाता है उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, और ये बेसिकली जून से सितंबर के महीने में होता है। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। इसके अलावा रबी क्रॉप्स बेसिकली विंटर सीजन में होते हैं, और देयर टाइम्स पीरियड इज जनरली अक्टूबर टू मार्च, और रबी क्रॉप्स की जो टाइम पीरियड होती है वो बेसिकली अक्टूबर से मार्च तक की महीनों को कंसिडर किया जाता है। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लाइनसीड है। इस तरह की बहुत सारे फसल्स हैं जो आपको रबी क्रॉप्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने कंसिडर किया। इसके बाद लिखा है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या चीज हैं जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिनके वजह से क्रॉप प्रोडक्शन होता है, और जिनके नहीं होने अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप क्रॉप प्रोडक्शन में नहीं करा पाओगे। जैसे वुजो का एक क्वेश्चन है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि पैडी को हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते हैं, यानी जाड़े के समय में हम लोग धान की खेती क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ पैडी में रिक्वायरमेंट होती है। तो पैडी में बेसिकली किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट्स आपको टेम्परेचर की होती है, यानी मिनिमम उसको उतना टेम्परेचर मिलना चाहिए तब जाके वो पूरी तरीके से ग्रो कर पाएगा। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होती है जिसमें रेनफॉल्स की मात्रा आती है, यानी कि ये सारी चीजें हेल्पफुल हो, क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अगेंस्ट ना हो, उसके फेवर में हो, तब जाके वो किसी क्रॉप का प्रोडक्शन हो पाता है। तो पैडी के लिए विंटर सीजन फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पैडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भुजों में ये पहली का इसमें कुछ आंसर भी है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, इसीलिए हम पैडी को रेनी सीजन में लगाते हैं। इसलिए क्योंकि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स जो होती है क्रॉप की, रिक्वायरमेंट्स जो होती है क्रॉप की, अगर आपको वो पता है कि क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट्स है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्शन आसानी से करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपको क्रॉप का कल्टीवेशन करना है तो बहुत सारा एक्टिविटीज आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जो बेसिकली फार्मर्स लोग करते हैं टाइम टू टाइम। You may have find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। और इस तरह की सेम एक्टिविटीज आपको भी करना पड़ेगा, चाहे आप किसी गार्डनर्स के थ्रू इसकी जानकारी लो या फिर आप अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल्स का मतलब होता है सजावट के लिए। ठीक है, यानी कि बेसिकली सजावट के लिए जो पौधे का इस्तेमाल किया जाता है उनको ऑर्नामेंटल फ्लावर कहते हैं। तो अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए प्रोडक्शंस कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सेम तरह के रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे लिखा है दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर टू एज, इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं और इस तरह के जो टास्क हैं ये बेसिकली रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है या जो जो काम करने पड़ते हैं इनको हमने एक स्पेशल एक्टिविटीज में रख दिया और इसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स हैं जो आपके गिवन है। फर्स्ट वन इज दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला काम है कि मिट्टी का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पता चला मिट्टी का प्रिपरेशन ही नहीं किए हैं, आप पहले ही क्रॉप डाल दिए हैं तो वहां पे वो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा काम सोइंग, अगर आपने सॉइल का प्रिपरेशन कर लिया तब आप वहां पे बीज डाल सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आपको आवश्यकता अनुसार मैन्यूर या फर्टिलाइजर डालना है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो उस कंडीशंस में आपके लिए मैन्यूर ज्यादा सुटेबल है तो आप मैन्यूर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इरिगेशन, यानी कि जब आपने मैन्यूर और फर्टिलाइजर डाल दिया उसके बाद आपको सिंचाई करनी है, इरिगेशन करना है। इरिगेशन कर लिए तो उसके बाद अगला स्टेप होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स होंगे, वीड्स को हिंदी में खरपतवार कहा जाता है। वीड्स का बेसिकली काम क्या होता है, तो आपके जितने क्रॉप्स बने होंगे ना उस सारे क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस चीज से बचने के लिए आपको वीडीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीडीसाइड्स एक तरह का पेस्टिसाइड्स है बेसिकली, और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए।
इसके अलावा लास्ट में आपको हार्वेस्टिंग करेगा। अगर एक बार आपका क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, आप उसको हार्वेस्टिंग कर लीजिए। हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सटीक तरीके से स्टोरेज करना है। अगर आप स्टोरेज में भी चूक जाते हैं, आपको स्टोरेज भी करने नहीं आता है, तो इट्स अ फेल्यूर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये भी एक तरह का फेल्यूर माना जाएगा। तो इस तरह से 7 स्टेप्स हैं जो आपको ओवरकम्स करने होंगे अगर आप किसी भी तरह के फील्ड के अंदर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराना चाहते हैं। तो पहला है इसमें प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल देखेंगे, यानी कि मिट्टी को हमें तैयार करना पड़ता है। ये बेसिकली उसी की तरह अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि आपको मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। पहला पॉइंट्स लिखा है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। यानी क्रॉप्स को ग्रोन करने से पहले सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको सॉइल की प्रिपरेशन करना। Once the moment most of important task in agriculture is to turn the soil and loosen it। और उनमें से भी सबसे पहला काम यह है कि मिट्टी को पूरी तरीके से लूज करना। और लूज करने के लिए आप प्लगिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लगिंग कर सकते हो, जिसको हिंदी में जोताई कहा जाता है। ठीक है, जिससे वजह से मिट्टी काफी ज्यादा लूज हो जाएगी। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इसके वजह से रूट जो है वो काफी ज्यादा मिट्टी में नीचे जा सकेंगे। The loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil। और जितनी ज्यादा आप मिट्टी को लूज करने में जितनी ज्यादा आप मिट्टी को लूज करने में हेल्प करोगे, उतनी ही ज्यादा मात्रा में जो रूट है वो मिट्टी के अंदर जा पाएगी और जिसके वजह से प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजली। ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब मिट्टी को लूज करने से होता क्या है। तो मिट्टी को जब आप लूज कीजिएगा ना तो वहां पे एयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो एयर इन्वॉल्व बेसिकली ऑक्सीजन गैस वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी एयर वहां पे इन्वेलप हो जाएगा जिसके वजह से उसके अंदर रेस्पिरेशन बहुत आसानी से हो पाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं ताकि उसके अंदर ब्रेथ आसानी से हो जाए। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। एक और फैक्टर है कि सॉइल को लूज करने की वजह से वहां पे अर्थवर्म्स माइक्रोब्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न्स एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और ये सब ऐसे माने जाते हैं कि फार्मर्स के एक तरह के फ्रेंड है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। अर्थवर्म का काम क्या होता है, तो अर्थवर्म का काम होता है ह्यूमस का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ह्यूमस का प्रोडक्शन करना। ह्यूमस बेसिकली क्या है, तो मिट्टी को जब भुरभुरा बनाया जाता है ना उस चीज को ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस का प्रोडक्शन कराने के लिए अर्थवर्म काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन सॉइल को लूजन क्यों किया जाता है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने अभी कुछ क्लास पहले यानी क्लास 7 की बात कर रहा है, वहां पे आपने समझा होगा कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं। तो प्लांट्स में जो मिट्टी होती है वहां पे एयर भरा होता है, ऑक्सीजन भरा होता है, ठीक है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम उसको ज्यादा लूज करते हैं। इसके बाद लिखा है इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डेड कर गए, जो डाई कर गए, तो वो बेसिकली मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बेसिकली उनसे जो न्यूट्रिएंट्स गेन करना होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेन करके आपको सॉइल को प्रोवाइड करा देता है। आगे लिखा है इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको डीकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है, डीकम्पोजर कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, तो बेसिकली जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है यानी जो डेड ऑर्गेनिजम्स है इनको पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हैं और यहाँ से जितना भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको सॉइल में वापस ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वापस सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस की मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये माइक्रोब्स का काम होता है सॉइल के अंदर। आगे लिखा है दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrients rich soil to the top that plants can use these nutrients। लिखा है कि since only a few centimeter of the top layer, यानी कि बेसिकली अगर आप ये मिट्टी का लेयर देख रहे हो, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर मान लेते हैं, इसके नीचे वाले को हम सेकेंड लेयर कंपेयर कर लेते हैं।
और इसके नीचे ऑलमोस्ट सबसे नीचे वाले को हम लोग थर्ड लेयर मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, यानी यही कुछ सेंटीमीटर का होगा या कुछ मीटर्स का होगा, जहां पे बेसिकली ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया और माइक्रोब्स बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 10, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यानी कि अगर हमें क्रॉप का कल्टीवेशन करना है तो सॉइल्स को टर्न करना और लूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। यानी अगर आप जिस प्रोसेस के हेल्प से सॉइल को लूज करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग बोलते हैं, या फिर उसको दूसरे नाम जिसको बोलते हैं प्लगिंग के नाम से जानते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग, और इसको बेसिकली प्लग के हेल्प से इसको लूज किया जाता है। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। बेसिकली किस चीज से बना है, तो लकड़ी का भी होता है, अब तो आयरन का भी आ गया, पहले लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे ज्यादा। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीडेड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। ये कंसेप्ट आना चाहिए, अगर आपकी मिट्टी पहले से ज्यादा सूखी है तो आप उसके अंदर पहले वाटर डालिए, पानी डालने की वजह से वो मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाएगी, अब उस पर आप आसानी से प्लगिंग कर सकते हैं। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। क्लम्प्स का मतलब होता है उसमें बहुत गड्ढे जैसा आपको दिखेंगे ऑफ द सॉइल, जिनको क्रम्प्स कहा जाता है। छोटे छोटे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर, दरारें जिसको आप बोलते हैं, वो आपको दिखेंगी। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। इस दरार को तोड़ना, इस क्रम्प्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इन द बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अगर आपने एक बार फील्ड को लेवलिंग कर दिया, लेवलिंग का मतलब पूरी तरीके से अच्छा कर दिया, तो उस कंडीशंस में आपको इरिगेशन करने में आसानी होगी, एंड द सोइंग यानी कि क्रॉप का बीज डालने में, सीड डालने में आसानी होगी। लेबलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। लेबलर एक तरह का मशीन है, उसके हेल्प से आसानी से लेबलिंग की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी मैन्योर्स पहले ही लोग डाल देते हैं, मतलब सॉइल को प्लगिंग करने से पहले, टिलिंग करने से पहले मैन्योर उसमें ऐड कर दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल। और इनमें क्या मतलब उनकी इंटेलिजेंस होती है, क्या चालाकी होते हैं, तो लोग इसलिए डाल देते हैं ताकि जब भी हम प्लगिंग करें ना, तो उस कंडीशन में पूरा एक ही में मिक्स हो जाए, मतलब जो भी मैन्यूर है और जो सॉइल है वो आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो जब मिक्स हो जाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और सोइंग करने से पहले उसको दोबारा मॉइस्चर किया जाता है, मतलब हल्की फुल्की पानी डाल दी जाती है, जिसकी वजह से आसानी से सोइंग हो सके। तो यहां तक हमने एनसीईआरटी के पॉइंट से देख लिया। अब हम इसी चीज को स्लाइड के तौर से देखेंगे। थोड़ा सा लिखा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शंस, और वही 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कशंस किए हैं। ठीक है, प्रिपरेशन, सोइंग, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये चीज हमने डिस्कशंस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या चीज देखा, तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला काम होता है मिट्टी को लूज करना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिनके वजह से रूट जो है वो काफी ज्यादा अंदर तक जा सकता है उस सॉइल के। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब जो लूज सॉइल है वो काफी ज्यादा अंदर जाएगा, तो उसको ब्रीदिंग करने में आसानी होगी, डेट मीन्स की रेस्पिरेशन करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर सॉइल ज्यादा लूजेंड है तो वहां पे आपको माइक्रोब्स का ग्रोथ दिखेगा, अर्थवर्म का ग्रोथ दिखेगा, और ये बेसिकली फार्मर्स के फ्रेंड माने जाते हैं। दे फर्दर टर्न्स एंड लूजन द सॉइल एड टू ह्यूमस, और ये बेसिकली क्या करते हैं, तो मिट्टी के अंदर ह्यूमस का प्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। तो ये वो डायग्राम है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, बेसिकली टीलिंग। तो टीलिंग यानी कि प्लगिंग करने के लिए ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को हम लोग प्लग बोल सकते हैं, लेकिन आज के समय में ये बेसिकली लकड़ी से लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। पहले ऐसे बैल में बांध के इसको जुताई की जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली अब आयरन का इस्तेमाल होने लगा है हमारे कंट्रीज में भी। ठीक है, तो ये बेसिकली टीलिंग है। और इसके अलावा कौन कौन से और है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स फॉर टीलिंग के लिए कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो प्लग। इन ओल्ड डेज यानी पुराने समय में यूज वुडन प्लग, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, बट इन नाउ डेज पीपल यूज आयरन प्लग। आज के समय में लोहे का इस्तेमाल होता है। तो वुडन प्लग पहले इस्तेमाल होता था,
अब आज के समय में ये आयरन प्लग्स का यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। यहाँ तक हमने डिस्कशंस कर लिया था। अब हम वापस बेसिकली स्ट्रक्चर्स कुछ और हैं वो देख लेते हैं, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जो टीलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं? तो बेसिकली हॉय है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फ्रॉम लूजनिंग द सॉइल। वीड्स को हटाने के लिए हॉय का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मिट्टी ज्यादा लूज नहीं है तो उसे लूज बनाया जाता है। ठीक है। कल्टीवेटर बेसिकली ट्रैक्टर के हेल्प से किया जाता है। तो नाउ अ डेज प्लगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर, बाय अ ड्राइवन कल्टीवेटर से प्लगिंग किया जाता है, और इसमें टाइम की काफी ज्यादा बचत हो जाती है, और साथ में आपको ज्यादा लेबर नहीं लगाने पड़ते हैं अपने खेत में कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, इनके बारे में हम कुछ यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, और यहाँ पे पहला पॉइंट्स लिखा है एनसीईआरटी में, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अगर आपको सीड लगाना है तो सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि वहां पे किसी तरह की क्लम्प्स नहीं होनी चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके हेल्प से आप वहां के क्लम्प्स को हटा सकते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, हॉय एंड कल्टीवेटर। जो मेन टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें बेसिकली आपका प्लगिंग हो गया, हमने अभी हॉय देख लिया, कल्टीवेटर देख लिया, इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है वहां पे क्लम्प्स वगैरह को हटाने के लिए। तो पहला है प्लग, और प्लग के बारे में हम लाइन देखते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम, बहुत पहले से टिलिंग ऑफ द सॉइल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। इसी के हेल्प से बेसिकली क्या किया जाता है, तो एक बार जब आप प्लगिंग कर लेते हैं तो हम वहां पे फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, और इसी प्लग का इस्तेमाल वीड्स वगैरह को हटाने के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि पहले सबसे पहले आपका ये लैंड है, आपने लैंड पे पिछले 2 महीने से खेती ही नहीं की, तो इस पे पूरी तरीके से इस तरह का वीड जमा होगा। ठीक है, जिसको आप ग्रासेस वगैरह भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पहले से जमे होंगे, तो इनको हटाने के लिए प्लगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ द वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि बेसिकली बुल्स वगैरह के हेल्प से इसे खिंचवाया जाता है। हॉर्स एंड कैमल से भी कहीं कहीं से खिंचवाया जाता है, बेसिकली खेत के प्लगिंग कराया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, लेकिन आज के समय में ये लोहे का बन चुका है और इसको यहाँ पे प्लग शेयर के नाम से जानते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। यहाँ पे एक प्लग शाफ्ट प्रेजेंट होता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट के एक तरफ हैंडल होता है, जिसे पकड़ के उस चीज को प्लगिंग करने में हेल्पफुल मिलती है। द अदर इंड्स इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल स्नेक। बेसिकली जो बुल्स का जो गर्दन होता है उसके अंदर बेसिकली बांध दिया जाता है और प्लगिंग कराई जाती है। वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड कैन मेन इजिली ऑपरेट द प्लग, यानी कि पहले तो लोग अपने से भी कर लेते थे, लेकिन जानवरों का कहीं कहीं इस्तेमाल भी होता था। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे बेसिकली जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये है वो प्लग जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस वाले जो रॉड से स्ट्रक्चर जो है, इसको बेसिकली प्लग शाफ्ट कहा जाता है, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे आयरन मटेरियल्स पहले से प्रेजेंट है, इसको प्लग शेयर कहा जाता है, और इन्हीं के हेल्प से प्लगिंग की जाती है। इसके बाद लिखा है हॉय। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल्स है जिसके हेल्प से वीड्स को रिमूव किया जाता है और सॉइल को लूजनिंग किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से मिट्टी को लूज किया जाता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ये लकड़ी का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड वेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज मिक्स टू वन ऑफ इट्स इंड। बेसिकली क्या किया जाता है, तो लकड़ी के उस प्लेट में आयरन को नीचे लगा दिया जाता है जिनसे प्लगिंग किया जाता है। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और ये एक तरह का ब्लेड की तरह काम करता है और इसे जानवरों से खिंचवाया जाता है। जैसे आप हॉय के स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरी तरीके से ये रॉड है, और ये यहाँ पे जो बीम है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है बांधने के लिए। जैसे बुल्स वगैरह में अगर इसे लगाना है तो इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। हैंडल पकड़ के यहाँ पे एक इंसान खड़ा रहेगा, हैंडल पकड़ के यहाँ पे एक इंसान खड़ा रहेगा, और आसानी से इससे प्लगिंग हो जाएगी आपकी पूरी कल्टीवेटेड लैंड्स की। ठीक है, नेक्स्ट कल्टीवेटर के हेल्प से भी किया जाता है। नाउ अ डेज, यानी कि आज के समय में प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स, यानी कि ट्रैक्टर्स के हेल्प से, कल्टीवेटर के हेल्प से प्लगिंग की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, ये चीज हमने आपको बता दिया कि वो बेसिकली उसमें टाइम की बचत हो जाती है
और साथ में काफी ज्यादा आपको खर्च भी कम आता है क्योंकि वहां पे लेबर्स नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग। तो जब आपने एक बार प्लगिंग कर लिया, आपने अच्छी तरीके से उसमें अगर मैन्यू डाल के कर लिया तो अच्छी बात है। अब आप सोइंग करोगे यानी कि फसल लगाओगे। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोइंग। अगर पता चला आपने सब काम कर लिया है और फसल उस लैंड के अंदर सीड डाला ही नहीं है, तो सीड डाला ही नहीं है तो पूरा का पूरा कहानी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे सोइंग यानी कि सीड डालना पड़ेगा। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ द गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। ध्यान रहे कि अगर आप सीड डाल रहे हैं तो आपकी अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए। ऐसा सीड ना आप डाल दे कि जिनमें क्वालिटी ही पुअर हो, तो उसका प्रोडक्शन भी पहले से ही खराब हो जाएगा। प्रोडक्शन को इल्ड के नाम से भी जाना जाता है, YEILD, ठीक है। इल्ड के नाम से भी प्रोडक्शन को जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव्स हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब फार्मर्स अगर अच्छी क्वालिटी के सीड डालेंगे तो उनके प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी कि उनकी यील्ड काफी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला काम सोइंग से भी पहले आपको सिलेक्शन ऑफ सीड यानी सीड को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पे पहली बता रही है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल्स एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। जैसा कि पहली बोल रही है कि एक दिन उसके जो माता जी हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, तो कुछ ग्राम के सीड को डाल देती हैं पानी में भिगो के रखने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डे मिनट्स यानी कुछ समय के बाद सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टैप। कुछ सीड जो है वो बेसिकली पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। आई वंडर्ड व्हाई सीड फ्लोट ऑन वाटर। अब पहली इस बात को सोच के काफी आश्चर्यचकित रहती है कि सीड जो है वो बेसिकली क्यों फ्लोट कर रहा है। तो जो जितने सीड जो है ना वो अच्छे जो होंगे वो नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएंगे। अगर आपने इस तरह का कोई बीकर लिया और इसमें आपने सीड डाल दिया, तो जो अच्छे क्वालिटी यानी कि गुड क्वालिटी के जो सीड होंगे, गुड क्वालिटी ऑफ सीड, ये बेसिकली सेटल डाउन हो जाएंगे यानी नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सीड में किसी तरह की फॉल्ट है या फिर खराब हो चुका है तो वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ये चीज बेसिकली पहेली ने देखा। टेक अ वीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। आपको एक वीकर लेना है और उसको आधा पानी से भर देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीयर बेल। आपको एक मुट्ठी वहां पे गेहूं की लेनी है सीड की और उसमें डाल के अच्छे तरीके से उसको स्टीयर कर लेना है। वेट फॉर सम टाइम। कुछ समय तक इंतजार करना है, ठीक है। देखना है कि क्या होता है। आर देयर सीड विच फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या आपको कुछ सीड फ्लोट करते हुए दिखेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो लाइटर यानी जो हल्के होंगे वो बेसिकली फ्लोट करेंगे या फिर जो भारी होंगे वो सिंक कर जाएंगे। आप ऐसा सोच रहे होगे। वाई वुड दे बी लाइटर। वो हल्के क्यों होंगे। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो सीड डैमेज हो चुके हैं, जिनके अंदर होल हो चुका है, उनकी डेंसिटी वैसे ही कम हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगा। तो आप इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा और वो फ्लोट करने लगेगा। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। ये एक अच्छा तरीका है जिससे खराब सीड से आप बेसिकली हेल्दी सीड्स को निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे अगर आपने बहुत ज्यादा कहीं पे मैंगो स्टोर करके रखे, आम स्टोर करके रखा है और वहां पे एक आम है जो रोटन हो गया, एक आम पूरी तरीके से सड़ गया, तो बाकी जितने आम वहां पे रखे ना सबको सड़ा देगा। लेकिन फसल या सीड के केस में ऐसा नहीं है। अगर एक खराब है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपने पानी में डाला, फ्लोट करके ऊपर आ गया, हमने उसे हटा लिया, बाकी जो रिमेनिंग प्योर है उसको हम अब सोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर सोइंग one of the most important task is to know about the tools used for sowing seed। और उससे भी पहले, अब तो हमने फसल सेलेक्ट भी कर लिया है, तो उसे सोन करने से पहले हम उस जो टूल्स हैं जिनका यूज हम नहीं जानते हैं, ट्रेडिशनल टूल हैं या फिर आज के टूल्स हैं, वो सारे टूल्स का हम यूज के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यहां तक हमने एनसीईआरटी से किया। थोड़ी सी स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे हमने सोइंग के लिए सिलेक्शन ऑफ सीड का इस्तेमाल किया था और हमने आपको बताया भी था कि सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्रॉप का प्रोडक्शन में, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं लेते हैं तो फिर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, यानी इसको बोने से पहले आपको अच्छी क्वालिटी की सीड लेनी पड़ेगी। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लियर एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए, साथ में सीड पूरी तरीके से हेल्दी होनी चाहिए। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच गिव अ हाई यील्ड। और फार्मर जो है वो इसी तरीके का सीड का इस्तेमाल करते हैं जिनकी प्रोडक्शंस काफी ज्यादा होती है।
मतलब खराब प्रोडक्शन वाले सीड का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बेसिकली इसी तरह के सीड का इस्तेमाल करते हैं जिनकी प्रोडक्शंस काफी अच्छी होती है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से देखेंगे कि ट्रेडिशनल टूल्स क्या होता है, और फिर वहां पे जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम स्लाइड्स में भी इस पॉइंट्स को यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो ट्रेडिशनल टूल्स में पहला पॉइंट्स क्या लिखा है, इसमें पहला पॉइंट ट्रेडिशनल टूल में ये लिखा है कि द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है सीड्स के लिए वो कुछ ऐसा होता है। पहले लोग क्या करते थे, तो आपने जैसे तेल ढारने के लिए एक टिप का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा इस तरह का टिप होता है कुछ, और इस टिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक इसी तरह का लॉन्ग टिप का इस्तेमाल करते थे वो, और यहाँ से वो क्या करते थे, सीड डालते थे, और जैसे जैसे ये बुल यानी कि जैसे जैसे ये साड़ आगे बढ़ते जाता था वो सारा सीड आपका इक्वली पोजीशन पे पहुंच जाता था। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, यानी कि सीड जो है वो बेसिकली उस पाइप से जाता हुआ नीचे चला जाएगा। दिस एंड्स पायरेसिस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, यानी कि ये मिट्टी में चला जाएगा और आसानी से वहां पे सीड आपका सोन हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एक और मेथड आया जिसको हम लोग सीड ड्रिल बोलते हैं, अब तो सीड ड्रिल का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। सीड ड्रिल्स में लिखा है नाउ अ डेज दिस सीड ड्रिल्स फिगर 1.2b इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि आज के समय में सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है और यह बेसिकली ट्रैक्टर्स के हेल्प से किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हर पोजीशंस पे आपका इक्वल पोजीशंस पे सीड जो है ना आसानी से जाएगा, मतलब आपको सीड को लगाना नहीं पड़ेगा, सीड इक्वल पोजीशंस पे चला जाएगा जिससे आपको सारे क्रॉप्स के लिए स्पेस मिल जाएंगे, और स्पेस मिलने के बीच में क्रॉप में आपस में फाइट नहीं करेगा। हाँ, काफी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्रॉप भी फाइट करता है, और इस तरह के अगर फाइटिंग उनमें होते हैं तो इनको इंटर स्पेसिफिक फाइटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होगा, तो अगर दो अलग अलग क्रॉप लगाए हो, सपोज मान लो कि आपने एक बेसिकली क्रॉप इस्तेमाल किया है पल्स का, और एक आपने लगा दिया किसी वेजिटेबल का, और दोनों की पोजीशन लगभग नियर अबाउट सेम ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में फाइट होने लगेगी, न्यूट्रिशंस को लेके फाइट होने लगेगी, स्पेस को लेके, जिनके वजह से प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है दिस प्रोटेक्ट सीड, this sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed get covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. और इसलिए सोइंग किया जाता है कि अगर आपने मिट्टी के ऊपर सीड को छोड़ दिया तो बाहर से जो चिड़िया है वो उसको देख लेगी और उसे खा जाएगी। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। अगर आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हो तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा, यानी ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बूजो और पहेली का अगेन एक क्वेश्चन है या फिर कुछ पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बूजो बोलता है कि हमारे स्कूल के आसपास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने देखा है वहां पे कि छोटे छोटे प्लांट्स जो उन्हें बैग में रखा जाता है। वाई आर केप्ट लाइक दिस, ऐसा क्यों किया जाता है? तो पहली आंसर करती है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। सबसे पहले पैडी प्लांट्स की सीड को ग्रो किया जाता है, मतलब सीड को छोटे लेवल से ग्रो करवाया जाता है। वेन दे ग्रो इन टू द सीडलिंग, एक बार वो ग्रो कर जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, और बाद में हम उसे प्लांट्स में पूरे फील्ड के अंदर मैनुअली लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स को, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को उस नर्सरी के अंदर आसानी से ग्रो कराया जाता है। ये बेसिकली पहली उसको इस बात को बताती है। तो होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants। यानी कि अगर आप दोनों ये सारे सीड्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखोगे तो ओवर क्राउडिंग होने की चांसेस बच जाएगी। ओवर क्राउडिंग बेसिकली होता क्या है, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा आपने क्रॉप को ग्रो कर दिया, इट्स द चांस ऑफ ओवर क्राउडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा क्रॉप एक ही जगह पे आ जाएंगे तो ये ओवर क्राउडिंग होगी। तो सीड ड्रिल के हेल्प से ओवर क्राउडिंग से बचने की चांस होती है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिशन वाटर फ्रॉम द सॉइल, और इसके वजह से प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाता है, वाटर मिल जाता है
soil से at the times a few plants may had to be removed to prevent overcrowding, और बीच बीच में हमें कुछ प्लांट्स जो कि ऐसे ही जम जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ बीडी साइट्स हैं जो ऐसे ही वहां पे आके ग्रो हो जाएंगे, तो इनको हम रिमूव करते हैं ताकि हम बेसिकली वहां से आसानी से हमारा क्रॉप ग्रो कर सके। ठीक है, अब हम थोड़ी सी स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल टूल्स में देख लिया कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस टूल्स इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड, इज शेप्ड लाइक फनल का होता है और उसी में सीड डालते हैं और वो नीचे चला जाता है। तो ये चीज हमने देख लिया, आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे। इसके अलावा जो हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट मीन्स के सीड ड्रिल के बारे में। यहाँ पे लिखा है सीड ड्रिल नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसका इस्तेमाल अभी ज्यादा होने लगा है। रीजन क्या है ना कि सीड ड्रिल में अब इक्वल स्पेस मिलने लगा है, इक्वल स्पेस मिल जाता है, यानी कि हर एक पार्टिकल्स को स्पेस, यानी हर एक जो बेसिकली क्रॉप है, पार्टिकल्स नहीं क्रॉप है, उनको स्पेस काफी मिल जाता है और स्पेस ज्यादा मिलने की वजह से वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए सीड ड्रिल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड दैट इट आल्सो इंश्योर दैट द सीड गेट कन्वर्टेड। और नीचे आप डायग्राम भी देख रहे होंगे सीड ड्रिल का, जैसे यहाँ पे एक पर्सन है जो इसको बेसिकली किस चीज में इस्तेमाल कर रहा है, तो बेसिकली इसको ट्रैक्टर्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सीड ड्रिल है और इसको आसानी से इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेसिकली प्रोडक्शन हमारा काफी बेहतर हो, क्योंकि अगर क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहेगा तो प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा। तो होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में हम 1.5 यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.